पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा ओन और ऑपरेट किए जाते हैं और इनका मेन एम होता है पब्लिक वेलफेयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस देखेंगे जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो चलिए हम चालू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे क्या होते हैं फॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज करा जाता है या फिर ऑपरेट करा जाता है। यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो होते हैं उनके भी डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स होते हैं और उनकी भी अलग अलग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम यहाँ देखेंगे। We all have come across different types of organization in our daily life, है ना। तो आप देखें डेली लाइफ में तो हर जगह बिजनेस है। आपने जो कपड़े पहने हैं वो किसी बिजनेस से आए हैं, आप किसी गाड़ी में घूम रहे हैं वो बिजनेस से आया है, आप जो खा रहे हैं वो भी किसी बिजनेस से ही आया है। तो आप देखें अगर इन बिजनेस ऑफ गॉड से तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम रोज अपने डेली लाइफ में देखते हैं। देयर आर शॉप्स ओन्ड बाय सोल प्रोप्राइटर और बिग रिटेल ऑर्गेनाइजेशन रन बाय कंपनी, है ना। यानी कि ये एक सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है या फिर कोई बिग रिटेल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जो आप कर रहे हैं, है ना। आप जो फोन चला रहे हैं आपने कभी देखा है वो किस कंपनी का फोन है, कौन सी कंपनी है, किस स्केल पे वो ऑपरेट करती है। Then there are people providing services like legal services, medical services and is owned by one or more person, that is partnership firm। यानी कि फिर वहाँ पे सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाती है, यानी कि सिर्फ कमोडिटीज नहीं, सिर्फ फिजिकल गुड्स नहीं, बल्कि सर्विसेज भी जो हम डेली लाइफ में एक्वायर करते हैं या फिर डेली लाइफ में हम वहाँ पे कहीं ना कहीं रेंडर करते हैं। जैसे कि लीगल सर्विसेज हो गई, मेडिकल सर्विसेज हो गई, बैंकिंग सर्विस हो गई, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो भी एक बिजनेस से ही आती है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस से ही आती है। These are all privately owned organizations और ये सारी की सारी organizations कैसी होती हैं? Privately owned। Similarly, there are other offices and places of business that may be owned by the government, है ना। मतलब ऐसे ही टाइप्स के बिजनेस कुछ तो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं पर कुछ सरकार द्वारा भी क्या जो है ओन करे जाते हैं, यानी कि जो ओनरशिप है वो सरकार की होती है। There are businesses that operate in more than one country known as global enterprise। और फिर ऐसे और भी बिजनेस होते हैं जो सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक कंट्री ज्यादा कंट्री में वो बिजनेस ऑपरेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या ग्लोबल एंटरप्राइज, यानी कि ग्लोबली ये जो है फंक्शन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। There are all kinds of business organizations, small or large, industrial or trading, प्राइवेटली ओन्ड और गवर्नमेंट ओन्ड एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री। यानी कि आप देखें बिजनेस के जो फॉर्म्स हैं वो बहुत सारे हैं, यानी देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल और लार्ज होती हैं, कुछ इंडस्ट्रियल में होती है तो कुछ ट्रेडिंग होती है, कुछ प्राइवेटली ओन्ड होती है तो कुछ गवर्नमेंट ओन्ड होती है, एग्जिस्टिंग वैसे करके काफी सारी होती है। सिंस द इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ अ प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइज, इट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आपने सुना होगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों? बिकॉज यहाँ पे दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट साथ मिलकर जो है ऑपरेट करते हैं। द प्राइवेट सेक्टर consist of businesses owned by individuals or a group of individuals, and usually private sector में कौन आते हैं? ये ऐसा बिजनेस जो कुछ इंडिविजुअल्स ने या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने होल्ड करके रखा है। Whereas the public sector consists of various organizations owned and managed by the government। ये पब्लिक सेक्टर में कौन सी आती है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो ओन या मैनेज करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, डायरेक्टली गवर्नमेंट जिन्हें ओन करती है। सो अगर आप देखें यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में तो इंडियन इकोनॉमी में आपको दो सेक्टर दिए गए हैं, एक पब्लिक सेक्टर होता है और एक प्राइवेट सेक्टर होता है। दो मेन डिविजन्स में इनको बांटा गया है। फिर आप देखेंगे इनको और सब डिवीजन करा गया है, सब डिवाइड करा गया है। पब्लिक सेक्टर में मेनली तीन डिविजन्स होते हैं जो हमें जानने हैं और जो हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला हमारा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और तीसरा गवर्नमेंट कंपनीज, राइट। वहीं पे बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो प्राइवेट सेक्टर में हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप आता है, पार्टनरशिप आता है, जॉइंट इनटू फैमिली, कोऑपरेटिव, मल्टीनेशनल कंपनी, और उसके बाद भी कंपनीज को और डिवाइड करा जाता है। एक पब्लिक कंपनी होती है और एक प्राइवेट कंपनी होती है, राइट। सो ये सारे के सारे डिवीजन में काफी सारे डिवीजन जो है हम देख चुके हैं ऑलरेडी इसके प्रीवियस चैप्टर में। अगर आपने वीडियो चेक नहीं करा होता उसे चेक करें। अब हम यहाँ पे देखते हैं मेनली हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा पब्लिक सेक्टर में, राइट। हमने यहाँ पे बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है वो तो हमने देख लिए, लेकिन पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से हमारे अलग अलग सब डिविजन्स होते हैं। Some kind of organizational framework is needed for the government's participation in business and economic sectors of the country to function. In the public sector, government plays a major role in organizing and formulating the key points related to an organization, right? So अब देखिए काफी सारे फ्रेमवर्क जो होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क उसकी जरूरत होती है एक गवर्नमेंट को किसी भी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, चलाने के लिए, राइट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क नहीं होगा तो बिजनेस जो है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा।
The government acts through its people, its offices and employees who take decision on behalf of the government। है तो अब गवर्नमेंट जो है वो कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई एक अलग एंटिटी नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो भी कौन लोगों से कंसिस्ट करती है, उस देश के ही लोगों से कंसिस्ट करती है, यानी कि उसके लोग, उसके ऑफिसेस और एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट के लिए डिसीजन लेती है। For this, public enterprises were formed by the government to participate in the economic activities of the country, है ना। तो इसलिए पब्लिक एंटरप्राइजेस थी, उनको बनाया गया जिससे कि जो कंट्री की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनमें वो भाग ले सकें और उनको वो कहीं ना कहीं रेगुलेट कर सकें। दिस पब्लिक सेक्टर आर ओन्ड बाय पब्लिक एंड अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू द पार्लियामेंट, है ना। और अगर हम यहाँ बात करें अकाउंटेबिलिटी की, तो पब्लिक सेक्टर जो है ये ओन करे जाते हैं पब्लिक के द्वारा, यानी कि इन जनरल पब्लिक जैसे आप और हम हो गए, और अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक के लिए किसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू। अ पब्लिक एंटरप्राइज मे टेक एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट, यानी कि अब यहाँ पे पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो किसी भी तरह का फॉर्म ले सकता है, डिपेंड करता है कि क्या सूटेबिलिटी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या बिजनेस का नेचर है। The forms of organization that a public sector may take are as follow, और मेनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को हम तीन उसमें डिविजन में बांटते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और एक गवर्नमेंट कंपनी। सो अगर हम ब्रीफ में समझे क्या होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सो departmental enterprises are established as departments of the ministry and are considered part of an extension of the ministry itself। यानी कि departmental enterprise क्या होते हैं, वो ऐसे enterprise होते हैं जो ministry के departments होते हैं और एक government का ही हम part मानते हैं, उस ministry का part मानते हैं। They have not been constituted as autonomous or independent institution and as such are not independent legal entities, है ना। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे बाकी forms of business होते हैं, जैसे companies वगैरह होती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हम separate legal entity मान के चलते हैं, लेकिन departmental अंडरटेकिंग जो होते हैं इनको हम ऑटोनोमस नहीं मानते, यानी कि फ्री नहीं है, ना कहीं ये हिस्सा है उसी मिनिस्ट्री का जिस मिनिस्ट्री से इसको बनाया गया है, जिससे से इनकॉर्पोरेट करा गया है, और ये सेपरेट लीगल एंटिटीज जो है नहीं होती है। दीज अंडरटेकिंग्स आर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड द रूल्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल, यानी कि जो अंडरटेकिंग्स होती है या तो ये सेंट्रल होती है या तो ये स्टेट गवर्नमेंट होती है, और उनके जो रूल्स है उन गवर्नमेंट के वो इस पे एप्लीकेबल होते हैं। एग्जांपल के तौर पर रेलवे जो होगी, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, वो एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। फीचर्स की अगर बात करें, क्या क्या इनके मेन फीचर्स होते हैं, तो पहला, द फंडिंग ऑफ दिस अंडरटेकिंग कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है इनको फंड करती है, यानी कि इनको जो पैसा मिलता है डायरेक्टली गवर्नमेंट से मिलता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज, यानी कि यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल कराया सकता है अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज के द्वारा। The recruitment and condition of employment are the same as any other employed directly under the government, यानी इसका जो रिक्रूटमेंट होता है, यानी कि आपको जॉब करनी है तो उसकी जो कंडीशन होती है वो एकदम सेम होती है बाकी अदर गवर्नमेंट कंपनीज की तरह। इट इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, और ये जो भी कंसर्न जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर आता है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में रहती है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ सच एंटरप्राइज इज टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि किसको ये आंसरेबल रहेगी इसके एक्शंस के लिए, तो वो भी पर्टिकुलर उस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, यानी कि उसी मिनिस्ट्री को ये अकाउंटेबल भी रहेगी, आंसरेबल भी रहेगी। नेक्स्ट हमारा फिर जो अदर फॉर्म आता है वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइज दैट आर ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये ऐसे पब्लिक एंटरप्राइज हैं जो एक स्पेशल एक्ट के तहत लाए गए हैं एग्जिस्टेंस में। The act defines its power and functions, rules and regulation governing its employees and its relationship with the government department, यानी कि जो एक्ट है वो काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्ट गवर्नमेंट पार्लियामेंट में पास करती है उस एक्ट के तहत ही इसकी कहीं ना कहीं पावर्स, फंक्शंस, रूल्स, रेगुलेशन सब के सब उसी में डिफाइन करे जाते हैं। इट एंजॉयज द आइडेंटिटी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन एंड हैज द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग ऑन इट्स ओन नेम, यानी कि यहाँ पे इसके एक्ट पास होने के बाद ये खुद की एक जो लीगल आइडेंटिटी है, यानी कि एक लीगल आइडेंटिटी को एंजॉय करता है एज अ कॉर्पोरेट पर्सन, और इसके पास खुद पे एक्ट करने की पावर होती है। फीचर्स की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो दीज आर सेट अप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर गवर्नमेंट बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी कि ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इनको बनाया जाता है और उन्हीं प्रोविजंस के अंदर कहीं ना कहीं इनको गवर्न करा जाता है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट, और ये पूरी की तरह स्टेट के द्वारा ही ओन करी जाती है। These act as a corporate body and can sue or be sued, enter into a contract and own property in its own name, यानी कि ये एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह एक्ट करती है, जैसे कि बाकी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है उसकी तरह ये एक्ट करती है, और ये दूसरी कंपनीज या दूसरी एंटिटीज को स्यू कर सकती है, खुद भी स्यू हो सकती है, या किसी के कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, या फिर अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है।
दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, और इनकी फाइनेंस जो होती है वो इंडिपेंडेंटली फाइनेंस करे आती है, यानी अलग से गवर्नमेंट डायरेक्टली फाइनेंस नहीं करती है। दीज आर नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पे ये किसी को अकाउंटिंग के लिए या ऑडिट के लिए अकाउंटेबल नहीं रहती है, या फिर बाकी जो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके अंदर में ये ऑडिट्स में नहीं आती है, बिकॉज एक सेपरेट एंटिटी की तरह ऑपरेट करती है। और तीसरा फॉर्म है हमारा गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट एंड इज रजिस्टर्ड बाय एंड गवर्नमेंट गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है, वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश करी गई है और वो गवर्न और रजिस्टर्ड करी जाती है इंडियन कंपनीज एक्ट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, एनी कंपनी इन विच लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट and the partly by one or more state government and includes a company which is a subsidiary company of such government company is called government company। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो डेफिनेशन दी बड़ी सी, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं डिफाइनिंग पॉइंट है यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी। कोई कंपनी कब गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है और कब नहीं कहलाती है ना। मेन आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो बोला गया है कि यहाँ पे जो शेयर है उस कंपनी का 51% पेड अप शेयर जो है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड करा गया है, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर किसी और लोकल गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड अप करा गया है, या फिर पार्टली होल्ड करा गया सेंट्रल और पार्टली होल्ड करा गया स्टेट के द्वारा, राइट। यानी दोनों का जो मिक्सचर है वो भी आ सकता है। और वो एक इंक्लूड करती है कंपनी जो एक सब्सिडरी कंपनी उस गवर्नमेंट की, अगर उसने भी उसको होल्ड करके रखा उसका शेयर, तब वो कंपनी जो है एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। सिंपली अगर हम यहाँ कहें तो गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए किसी भी कंपनी को उसका जो 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड करना चाहिए किसी भी फॉर्म में, राइट। अगर वो फॉर्म उसको होल्ड करता है तब जाके वो एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, राइट। और इस बाकी कंपनीज की तरह ये भी सेम है, इसलिए ये भी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही आती है। फीचर्स की अगर बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्ट के अंदर आई है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। ये एक इसकी एक लीगल आइडेंटिटी है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी कि ये जो मैनेजमेंट है इसका कंपनी का, ये पूरे का पूरे प्रोविजंस पे चलता है कंपनीज एक्ट की तरह। The employee of the organization are appointed according to their own rules and regulation, यानी कंपनी के जो खुद के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही एम्प्लॉइज को यहाँ पे हायर करा जाता है, रिक्रूट करा जाता है। These companies are exempted from the accounting and audit rule procedure and appointed auditor by the central or state government present the annual report directly in the parliament or स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि ये जो कंपनीज होती हैं इनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है जो अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर होते हैं गवर्नमेंट के, राइट, जो कि हमने देखा था पीएसयूज में जो होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते हैं। और यहाँ पे एक ऑडिटर को अपॉइंट करा जाता है जो इस कंपनी के जो भी होता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को प्रेजेंट करता है एक एनुअल रिपोर्ट डायरेक्टली पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में। राइट, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एट द चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो किस तरीके से बदल रहा है। At the time of independence, public sector enterprises are formed to play an important role in achieving certain objectives of the economy, either by direct participation in the business or as a catalyst. Right? तो इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद जो पब्लिक सेक्टर था उसका काफी बड़ा रोल था कहीं ना कहीं इकोनॉमी में प्ले करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा था बिजनेस में। At that time, the private sector was unwilling to invest in project which required heavy investment and had a long gestation period. यानी कि उस समय प्राइवेट सेक्टर इतना एक्टिव नहीं था, बिकॉज उस समय क्या था, क्योंकि वहां पे जो इन्वेस्टमेंट था वो काफी ज्यादा हैवी था और वहां पे कहीं ना कहीं जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी थी वो भी काफी ज्यादा कम थी। In the post-90s period, after going through a lot of transition, the new economic policy emphasized liberalization, privatization, and globalization. यानी कि जो new economic policy आई थी 90s में, उसके बाद LPG आया. The role of the public sector was redefined, and it was not supposed to play a passive role, but to actively participate and compete in the market with other private sector companies in the same industry. यानी कि LPG आने के बाद जो public sector का role था उसको redefine करा गया और वो no longer एक passive role play नहीं करेगी, यानी कि अब उसका एक role जो है वो active role हो गया इकोनॉमी प्ले करने का, जहां वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी और इकोनॉमी को रीडिफाइन करने के लिए और कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट को और बढ़ाने के लिए।
The role of the public sector is definitely not what was envisaged in the early 60s और 70s। यानी कि जो early 60s और 70s के टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर का रोल समझा गया था वो डेफिनेटली अब ऐसा नहीं रह गया और वो चेंज हो चुका है काफी हद तक। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंट पॉलिसीज थी वो गवर्नमेंट ने देखी। पहला डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल था गवर्नमेंट सेक्टर। रीजनल बैलेंस, जो अलग अलग रीजन में जो इम्बैलेंसेस को ठीक करना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन को करना। चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी कि इकोनॉमिक पावर जो है उसके कंसंट्रेशन को चेक करना है। कुछ एरिया में ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक पावर ज्यादा फैल रही हो। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस लाना, यानी कि इंपोर्ट्स जो हमारे काफी ज्यादा हाई थे उनको सब्स्टिट्यूट करना किसके साथ, एक्सपोर्ट्स के साथ। और गवर्नमेंट पॉलिसी जो पब्लिक सेक्टर के बाद आई थी, जो डिफरेंट अलग अलग पॉलिसीज थी जो 1991 के बाद आई थी अपना पब्लिक सेक्टर को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होते हैं। ग्लोबल एंटरप्राइज आर आल्सो नोन एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आर gigantic corporation that have their operation is in a number of कंपनीज है ना। तो ग्लोबल एंटरप्राइज जिसको हम एमएनसीज भी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये काफी बड़ी कॉर्पोरेशंस होती हैं जिनके ऑपरेशंस जो है अलग अलग कंपनीज में चलते रहते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ह्यूज साइज, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि इनको किस तरीके से कैरेक्टराइज करा जाता है कि इनका साइज जो होता है वो काफी बड़ा होता है, इनके काफी लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और इनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और नेटवर्क ऑफ ऑपरेशंस पूरे दुनिया भर में फैले हुए होते हैं। फीचर्स की अगर बात करें, दे हैव ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि इनके पास जो फंडिंग होती है, जो पैसा होता है वो काफी हाई अमाउंट्स में होता है। दीज एंटरप्राइजेस ऑफन एंटर इनटू एग्रीमेंट विद इंडियन कंपनीज पर्टेनिंग टू सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एटसेट्रा। यानी यूजुअली ऐसी जो एंटरप्राइज होती हैं ये इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन कंपनीज होती है उनके साथ एग्रीमेंट में आती है किसी सेल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, किसी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए एटसेट्रा। These company possess technological superiorities in their method of production, यानी कि कंपनीज के पास जो एज पॉइंट होता है, जो इनके पास बड़ा एडवांटेज वाला पॉइंट होता है वो इनका मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है कि इनके पास कुछ मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सुपीरियर है। They have highly sophisticated research and development departments, यानी कि इनके पास काफी ज्यादा sophisticated अच्छे रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। इनके ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो होते हैं वो किसी भी फिजिकल बाउंड्री के बियॉन्ड होते हैं, एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन कंट्री। यानी कि फॉर एग्जांपल यूएस में कोई बहुत बड़ी एमएनसी है तो वो जो उनके जो भी ऑपरेशंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूएस में तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसके बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बाहर भी उनके ऑपरेशंस जो है चलते हैं। They have their headquarters in their home country and exercise control all over branches and subsidiaries, यानी कि जो इनके जो हेडक्वार्टर होते हैं वो यूजुअली इनके होम कंट्री में होते हैं और इनके अलग अलग ब्रांचेस और सब्सिडीज होती हैं जो अलग अलग कंट्री में फैली हुई होती हैं। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारा आता है जॉइंट वेंचर्स। क्या होते हैं जॉइंट वेंचर्स? जॉइंट वेंचर्स मीन मेनी थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट वी आर यूजिंग देम इन, बट इन अ ब्रॉडर सेंस अ जॉइंट वेंचर इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज बाय टू और मोर बिजनेसेस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, है ना। तो जॉइंट वेंचर का काफी बड़ा मीनिंग होता है, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज है उनको इकट्ठा साथ में लाना, किसके द्वारा? दो या उससे ज्यादा बिजनेसेस के द्वारा साथ में लाना और एज अ एक्ट करना वन, जिससे कि आप क्या कर सकें, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकें। द रिस्क एंड द रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेसेस आर आल्सो शेयर्ड, यानी कि जो रिस्क और रिवॉर्ड है बिजनेसेस के वो भी साथ में शेयर करे जाते हैं। बेनिफिट्स की अगर बात करें, जॉइंट वेंचर एंजॉय इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, यानी जॉइंट वेंचर जो है उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज और कैपेसिटी होती है बिजनेस करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे 2 से 3 कंपनी साथ में आके अपने रिसोर्सेज शेयर करती हैं एक गोल को अचीव करने के लिए। Getting into a joint venture gives companies access to new markets and distribution network, यानी कि यहाँ पे साथ में बिजनेस करने से नए मार्केट्स पे एक्सेस मिलता है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है। एक्सेस टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे अगर बात करें टेक्नोलॉजी की तो दोनों कंपनी जो है साथ में रिसोर्सेज शेयर करती है, टेक्नोलॉजी भी जो है उसको भी शेयर करती है। इट अलाउज अ बिजनेस टू कम अप विद समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव फॉर द सेम मार्केट, यानी कि इस कारण से साथ में बिजनेस करने से बिजनेसेस के पास एक चांस आती है, अपॉर्चुनिटी आती है जिससे कि वो कुछ नया कर सकें और क्रिएटिव कर सकें सेम मार्केट के लिए। इट enables them to operate at a low cost of production। क्या होता है कि साथ में अगर आप ऑपरेट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है उनको भी शेयर करेंगे और स्केल अप करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं घटेगा। इट हेल्प्स देम टू एस्टैब्लिश अ ब्रांड नेम, और साथ में मिलकर वो एक ब्रांड नेम भी जो है उसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा बहुत पहले एक जॉइंट वेंचर हुआ करता था, इसका नाम था हीरो होंडा। तो हम देख सकते हैं कि 2 कंपनीज थी, उन्होंने साथ में आके एक जॉइंट वेंचर बनाया और अपने रिसोर्सेज शेयर करके एक ब्रांड बनाया।
अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, राइट। हमने पब्लिक सेक्टर थोड़ा बहुत ब्रीफ में समझा क्या होता है, आगे जाके हम इसको और डिटेल में समझेंगे, और हमने समझा कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। हम ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर जो है काफी ज्यादा उसको इन डेप्थ में देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। इनके प्राइमरी डिफरेंस, जो की डिफरेंस है उनको देखते हैं। पहले बात करते हैं मीनिंग की। तो प्राइवेट सेक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? प्राइवेट सेक्टर इज अ सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी formed up of profit seeking companies. Companies in the private sector face little state regulation and compete for the money of the consumer. यानी कि प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है इकोनॉमी का जहां पे वो प्रॉफिट सीकिंग कंपनीज के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे मेन गोल जो होता है, मेन मोटिव जो होता है वो क्या, वो होता है लाभ उठाना, यानी कि मुनाफा कमाना। कंपनीज जो होती है प्राइवेट सेक्टर में वो यूजुअली उनके पास ऊपर कोई स्टेट रेगुलेशन जो है नहीं होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ कंपीट करते हैं किसके, मनी फॉर ऑफ कंज्यूमर, यानी कि ग्राहकों के पैसों के लिए ही वो कंपीट करते हैं। वेयर अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर इज अ सेक्टर दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशन ऑफ सप्लाइंग गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक, यानी कि ऐसा सेक्टर जो कि इन्वॉल्व है, यहाँ पे वो गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जनरल पब्लिक में। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो उसका बहुत की रोल होता है, यहाँ पे ओन करती है, कंट्रोल करती है और रन करती है सारे के सारे एंटरप्राइजेस, एजेंसीज और बॉडीज को, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट का जो है एक काफी मेजर रोल जो है वो प्ले करती है। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव मेन एम होता है प्राइवेट सेक्टर का वो होता है प्रॉफिट कमाना। वेयर अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी गोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज टू कैरी आउट एक्टिविटीज दैट बेनिफिट फ्रॉम फॉर द जनरल पब्लिक, यानी कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि वो जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए सोचती है, उनके भले के लिए सोचती है, डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल सोसाइटी के बारे में सोचती है। कैपिटल सोर्स की बात करें, प्राइवेट सेक्टर फर्म ऑब्टेन मनी फ्रॉम देयर ओनर्स और थ्रू लोन्स, थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर एंड अदर सोर्सेज, यानी कि यहाँ पे अगर पैसा जो हम देखिए कहां से आता है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो यूजुअली अलग अलग सोर्सेज से पैसा लेती है, यानी कि वो अपने ओनर से पैसा ले लेती है, या लोन्स करती है, फाइनेंस कराती है, या फिर शेयर्स को इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, या फिर अदर सोर्सेज जो होते हैं उनके थ्रू पैसा लेती है। वेयर एज पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें, टैक्स कलेक्शन, एक्साइज एंड अदर टैक्सेस, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा, तो ये सारे के सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को फंड करने के लिए। पब्लिक सेक्टर को फंड करने के लिए टैक्स कलेक्शन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जनरल पब्लिक पे करती है, एक्साइज और अदर टैक्सेस पे करती है, बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट इशू करती है, इन सब के अगेंस्ट उनको पैसा मिलता है। एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर यूनिट प्रोवाइड एडवांटेजेस such as higher salary packages, greater opportunities for promotion and recognition, a competitive workplace and stronger incentive in form of bonuses and other benefits, यानी कि यहाँ पे सैलरी दी जाती है, सैलरी पैकेजेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं काफी सारी प्राइवेट सेक्टर में, प्रमोशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, एक कॉम्पिटिटिव वर्कप्लेस होता है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स यानी रिवॉर्ड्स जो है वो दिए जाते हैं along with bonuses or other benefit। वही बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर provides a wide range of employee perks such as job stability, हाउसिंग अलाउंसेस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि गवर्नमेंट जॉब या फिर बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर की जॉब में वहां पे आपके पास जॉब स्टेबिलिटी होती है, हाउसिंग फैसिलिटीज होती हैं, अलाउंसेस मिलते हैं और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको दिए जाते हैं। स्टेबिलिटी की अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर में, तो माना जाता है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती प्राइवेट सेक्टर जॉब में। जॉब्स इन द प्राइवेट सेक्टर आर नॉट सिक्योर सिंस पुअर परफॉर्मेंस माइट रिजल्ट इन डिसमिसल, यानी कि अगर आपका परफॉर्मेंस पुअर रहता है तो आपको डिसमिस भी करा जा सकता है। कंपनीज कैन आल्सो टर्मिनेट एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज कॉस्ट और स्केल बैक टू ऑपरेशन, यानी कि अगर कंपनी चाहे तो वो एम्प्लॉयज को हटा भी सकती है, टर्मिनेट भी कर सकती है, जिससे कि अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके और अपने ऑपरेशंस को वापस से स्केल बैक कर सके। वेयर बात करें अगर पब्लिक सेक्टर में, जॉब्स इन द पब्लिक सेक्टर आर पर्टिकुलरली स्टडी एंड सिक्योर सिंस द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग फायर्ड फॉर पुअर परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पे यूजुअली माना जाता है कि यहाँ पे जॉब जो है वो स्टेबल रहती है पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है फायर होने की वो काफी ज्यादा कम होती है, वो भी पुअर परफॉर्मेंस, और क्योंकि ये काफी ज्यादा कम होता है पुअर परफॉर्मेंस वगैरह से आपको जॉब से निकाल दिया जाए। क्राइटेरिया बात करें कि किन कंडीशंस में प्राइवेट सेक्टर में आपको प्रमोट किया जाता है, तो यूजुअली आपके एम्प्लॉय के मेरिट और जॉब परफॉर्मेंस पे किया जाता है। वेयर पब्लिक सेक्टर में क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में यूजुअली डिपेंडेंट करता है वो एम्प्लॉय की सीनियरिटी पे, यानी कि ओवर द टाइम वो कितना सीनियर हो रहा है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वहां पे उसे प्रमोट किया जाता है। कंसर्न एरिया की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, होटल, फार्मास्यूटिकल्स एंड अदर मेजर फील्ड्स आर विद इन द अथॉरिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज हैं ये आती हैं आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और वहीं बात करें पब्लिक सेक्टर में, तो पुलिस, मिलिट्री, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और अदर जो मेजर फील्ड्स हैं वो सारे के सारे किसके अथॉरिटी में आती है, पब्लिक सेक्टर के।
तो नेक्स्ट हमारा आप देखते हैं कि व्हाट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, क्या होती हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। ऐसे जब मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो होती हैं वो एक पब्लिक सेक्टर का फॉर्म होती है। हम इसका ब्रीफ मीनिंग ऑलरेडी समझ चुके हैं। हमने क्या देखा था, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है वो ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं जो एक स्पेशल एक्ट के द्वारा कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, जिसके फंक्शंस और जो पावर्स होती हैं वो पहले से प्री डिफाइंड होती हैं विद प्री डिफाइंड फंक्शंस, ड्यूटीज एंड पावर्स एंड इम्यूनिटी एज डिफाइंड बाय द एक्ट। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर अंडर व्हिच दे वर एस्टैब्लिश्ड। यानी कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल उनके पास क्या होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, ऑटोनॉमी होती है, यानी कि एज ए सिंगल इंडिपेंडेंट ये एंटिटी की तरह एक्ट कर सकते हैं और ये उस लेजिस्लेचर के अंदर ही अकाउंटेबल होते हैं, इसके अंदर इनको एस्टैब्लिश करा गया है। द कंसर्न्ड एक्ट स्पेसिफाइज इट्स मैनेजमेंट पैटर्न, powers and function, area of activity, rules and regulation for its employees, and the relationship with the government department, amongst the other things. It enjoys the legal identity of a corporate person and has the capacity of acting under its name. यानी कि यहाँ पे इसको जिस एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं जिसके अंदर एस्टैब्लिश कराया था वहीं उसकी पावर फंक्शंस को बता दिया जाता है, किस एरिया ऑफ एक्टिविटी में वर्क करे, किन रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर ये लिमिटेड है, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक लीगल आइडेंटिटी एंजॉय करते हैं एज ए कॉर्पोरेट पर्सन, और ये इंडिपेंडेंटली एक्ट भी कर सकते हैं। बात करते हैं इसके फीचर्स के। सबसे पहला कॉर्पोरेट बॉडी, यदि ये एक सेपरेट कॉर्पोरेट बॉडी है। कॉर्पोरेट बॉडीज आर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, दे आर लीगल एंटिटीज दैट आर क्रिएटेड बाय द लॉ एंड आर आर्टिफिशियल पर्संस। यानी कि यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक लीगल एंटिटी की तरह एक्ट करती हैं और एक खुद में ही एक इंसान है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवरसीज द ऑपरेशन ऑफ दीज कॉर्पोरेशंस, और गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करा गया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इनके ऑपरेशंस को देखते हैं, नजर रखते हैं। दिस कॉर्पोरेशन हैव द अथॉरिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडक्ट बिजनेस अंडर देयर नेम। यानी कि जो कॉर्पोरेशन होती है उस अथॉरिटी होती है कि खुद से ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकें और बिजनेस कंडक्ट कर सकें अपने खुद के नाम पे। दूसरा होती है स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन। दूसरा फीचर जो उनका होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर फुल्ली ओन्ड बाय द स्टेट व्हिच प्रोवाइड फुल सपोर्ट बाय द फुल्ली सब्सक्राइबिंग टू द कैपिटल। यानी कि जो कॉर्पोरेशन होती है पूरी की पूरी तरह स्टेट के द्वारा ओन करी जाती है, कुछ स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन होती हैं और इनके पास फुल सपोर्ट होता है उसी स्टेट के द्वारा जिसके थ्रू ये कहीं ना कहीं ओन करी गई है। एम्प्लॉय ऑटोनॉमी होती है यहाँ पे, डिस्पाइट बीइंग ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर नॉट कंसीडर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज आर हायर्ड एंड पेड बाय द कंपनीज पॉलिसी। यानी कि जो भी यहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं भले ही वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इंडिपेंडेंटली हायर करे जाते हैं उस कंपनी के द्वारा, हायर करे जाते हैं और पे करे जाते हैं उस कंपनी की पॉलिसीज के तहत। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कैन मेक फाइनेंशियल डिसीजन ऑन देयर ओन। यानी कि यहाँ पे वो अपने जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, कहाँ से पैसा उनको खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजंस वो खुद अपने ऊपर अपने खुद से ले सकते हैं। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ अकाउंटिंग, बजटिंग और ऑडिटिंग। यानी कि यहाँ पे कोई भी उनके ऊपर कोई ऐसे बैरियर नहीं होता, लिमिटेशंस नहीं होते कि वो अकाउंटिंग, बजटिंग और ऑडिटिंग से लेके। हाउएवर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कैन बोरो मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ नीड। यानी कि जब भी उनको जरूरत पड़े कि उनके पास पैसे नहीं है या उनको पैसों की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, तब वो ऐसे जरूरत के समय में गवर्नमेंट से पैसा बोरो कर सकती है, जो कि बाकी ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनीज जो है नहीं कर सकती। Accountable to the legislature. Statutory corporations have internal management and operations freedom, but they are accountable to the स्टेट और गवर्नमेंट लेजिस्लेचर दैट एस्टैब्लिश देम। यानी कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेशंस हैं इनके पास खुद का एक अपना अलग इंटरनल मैनेजमेंट होता है और ऑपरेशन फ्रीडम होती है, बट ये कहीं ना कहीं आंसरेबल होती है उस लेजिस्लेचर के द्वारा जिसके द्वारा इनको एस्टैब्लिश करा गया है। यानी कि अकाउंटेबल होती है, जवाबदार जो जवाब है इनको कहीं ना कहीं देना पड़ता है उनको। मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं, क्या क्या होते हैं। तो मेरिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं इनके पास इनिशिएटिव और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यानी कि इनके पास इनिशिएटिव लेने के लिए एक इनका राइट होता है, कहीं ना कहीं खुद से अपने जो स्टेप्स हैं वो ले सकती हैं, और फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि इनके ऊपर ज्यादा रिजिडिटी नहीं होती है, ये काफी ज्यादा अपने खुद से एक्शंस जो है फ्रीली ले सकती हैं। तो ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड विद द इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि यहाँ पे तो ऑपरेशंस और मैनेजमेंट है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस का, ये इंडिपेंडेंटली कैरी आउट करे जाते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं होता है और इनका खुद एक अपना खुद का इनिशिएटिव और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब बात करें नेक्स्ट है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ पब्लिक कॉर्पोरेशन टू मैनेज इट्स अफेयर इंडिपेंडेंटली एंड विद फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। यानी कि इस कंपनी का पूरी फ्रीडम होती है अपने डिसीजंस लेने के लिए।
Quick decision because there is less file work and formality to complete before making decision. A public corporation is relatively free from trade tapeism. यानी कि यहाँ पे जो अगर जैसे हमने डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोनॉमी रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी रहती है, तो डिसीजन भी जो यहाँ पे लिए आते हैं वो जल्दी लिए आते हैं बिकॉज यहाँ पे लेस फाइल वर्क होता है और फॉर्मेलिटीज कम हो जाती हैं पूरी करने के लिए, जिस कारण से डिसीजन जल्दी जल्दी लिए आते हैं. स्टाफ दैट वर्क्स एफिशिएंटली. Public corporation can set their own rules and regulations for the remuneration and employee recruitment. यानी कि यहाँ पे स्टाफ होता है इनका कहीं ना कहीं efficiently वर्क करता है बिकॉज ये खुद ही अपने स्टाफ को रिक्रूट करते हैं और अपने अकॉर्डिंगली पे करते हैं. इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज एंड मोर अपीलिंग टर्म्स ऑफ सर्विस टू इट्स एम्प्लॉय टू इंश्योर दैट दे वर्क एफिशिएंटली. यानी कि यहाँ पे वो अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और अपीलिंग टर्म्स दें सर्विस के, जिससे कि वो अच्छे से काम कर सकें. प्रोफेशनल मैनेजमेंट. प्रोफेशनल मैनेजमेंट. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज मेड अप ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट्स एंड गवर्नमेंट नॉमिनेटेड representatives from various groups such as laborers and consumers. यानी कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो प्रोफेशनल होता है बिकॉज यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बिजनेस एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया जाता है एंड यूजुअली गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है इन रिप्रेजेंटेटिव को, जिससे कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो ओवरऑल प्रोफेशनल होता है कॉर्पोरेट कंपनी की तरह. Easy to raise capital because this corporation are wholly owned by the government. They can easily raise needed funds by issuing low interest bonds. The public is also comfortable subscribing to bonds because they are safe. यानी कि यहाँ पे काफी आसान होता है इन कंपनीज के लिए कैपिटल रेस करना बिकॉज क्योंकि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी आती है तो ये अपने नाम पे बॉन्ड्स इशू करती है जिसको पब्लिक सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती है और उनको कहीं ना कहीं ट्रस्ट रहता है इन कंपनी से पैसा देने के लिए. अगर हम बात करें डीमेरिट से, क्या क्या यहाँ पे डीमेरिट से, तो ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली. यानी कि ऑन पेपर ही यहाँ पे ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं है बिकॉज जैसे कि हमने कहा कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी आती है तो गवर्नमेंट का स्टिल कहीं ना कहीं इंटरवेंशन जो है वो देखने को मिल जाता है. द ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर मेरली सिंबॉलिक. मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीक्वेंटली इंटरफेयर. यानी कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो कहीं ना कहीं बना रहता है इनकी कंपनी में. Lack of initiative. Public corporations are not subject to competition and are not motivated by profit. यानी कि यहाँ पे जो इनिशिएटिव है भले इनको दिया जाता है इनिशिएटिव की ऑटोनॉमी, लेकिन यहाँ पे ये कॉर्पोरेशन जो है इनिशिएटिव नहीं लेती है बिकॉज इनकी कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो दे आर नॉट मोटिवेटेड बाय द प्रॉफिट. द एम्प्लॉइज डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज प्रॉफिट एंड डिक्रीज लॉसेज. यानी कि जो एम्प्लॉइज है वो यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं लेते हैं प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने का या लॉसेज को कम करने का, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल गवर्नमेंट जो है वो कंपेंसेट कर रही है सारे के सारे एम्प्लॉइज को या फिर इनके लॉसेज को. रिजिड स्ट्रक्चर. यहाँ पे यानी कि स्ट्रक्चर होता है वो काफी ज्यादा ठोस होता है. द एक्ट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट एंड पावर्स ऑफ कंपनी कॉर्पोरेशन एंड दिस कैन ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द स्टैट्यूट ऑफ द एक्ट. यानी कि एक बार जो एक्ट डिफाइन कर दिया उसके अकॉर्डिंगली इस कंपनी को एक्ट करना है और अगर उनको चेंज करना होगा तो आपको पूरे के पूरे जो एक्ट या स्टैट्यूट है उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा. रिपीलिंग द एक्ट इज अ टाइम कंज्यूमिंग डिफिकल्ट प्रोसेस. यानी कि एक्ट को दोबारा रिपेल करना है, चेंज करना काफी टाइम कंज्यूमिंग और इतना आसान होता नहीं है. Fourth, a conflict of interest. The board of directors is appointed by the government and the job is to manage and operate corporation. Because there are so many members, their interests may collide. The corporation's smooth operation may be hampered or as a result of this. यानी कि यहाँ पे जो board of directors को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट कराते हैं जिससे कि जो कंपनी है उसके ऑपरेशन स्मूथली एग्जीक्यूट कर सके, लेकिन इतने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने के कारण कहीं ना कहीं सबके जो इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो इंटरवीन करते हैं एक दूसरे के साथ. Unfair practices. A public corporation governing board may engage in unfair practices to hide inefficiency. It may charge or exorbitant price. यानी कि जो public corporation होती है गवर्नमेंट बॉडी की वो कहीं ना कहीं एक unfair practice में आ सके जिससे कि inefficiency को छुपाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी ओन्ड होती है तो अपनी inefficiency को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं unfair practices में ये इन्वॉल्व हो सकती हैं. Suitability की बात करें तो किस टाइप ऑफ बिजनेस में पब्लिक जो यहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशन है ये एप्लीकेबल है. पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एप्रोप्रिएट ओनली व्हेन द अंडरटेकिंग रिक्वायर मोनोपोली पावर्स और स्पेशल पावर एज डिफाइंड बाय द लॉ. यानी कि सिर्फ ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस में जहाँ पे उनको मोनोपोली पावर की जरूरत हो और कुछ स्पेशल पावर्स की जरूरत हो जो उनको एक लॉ के द्वारा दी जाए. नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ पब्लिक बिजनेस सेक्टर का फॉर्म ऑफ बिजनेस है. तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? अ गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट एंड इज रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट. द बेसिक पर्पस बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज टू रन एन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग, है ना. तो बाकी सारी कंपनीज की तरह गवर्नमेंट कंपनी भी एक कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट के अंदर आती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और यूजुअली ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग का काम करने के लिए इनका काम जो मेन पर्पस होता है वो होता है. गवर्नमेंट इज अ मेजर शेयर होल्डर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. तो क्यों गवर्नमेंट एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है? बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वही यहाँ पे मेजर शेयर होल्डर होती है.
एंड हेंस एक्सरसाइजेस मेजर कंट्रोल ओवर इट्स मैनेजमेंट, यानी कि उसका एक मेजर कंट्रोल होता है उसके मैनेजमेंट के ऊपर। वन कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी कि एक गवर्नमेंट कंपनी को जो कन्वर्ट किया सकता है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो आप देख सकते हैं काफी सारी जो कंपनीज हैं, काफी सारी जो देख रहे हैं हमें गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जांपल है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 of 45 of the Indian Companies Act 2013, any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or by any state government or governments or partly by the state government and partly by one or more state government, and it includes a subsidiary company of a government is called a government company है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई कंपनी तब गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है जब उसका 51% शेयर पेड अप शेयर जो है वो कहीं कहीं किसी फॉर्म में गवर्नमेंट के द्वारा ओन करा गया हो। अब वो जो फॉर्म है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई गवर्नमेंट कंपनी सब्सिडरी भी हो सकती है, या फिर साथ में मिक्स भी हो सकता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी किसी ना किसी फॉर्म में 51% ऑफ द शेयर अगर आपके कंपनी का गवर्नमेंट के पास है तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। All the provisions mentioned in the Company Act are applicable to the government companies unless something else is specified. Also, some of the provisions of the Act are applicable to retirement of appointment of directors and other management personnel of the companies. Some example of government company are BHEL, ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे कि जो भी एक्ट्स यहाँ पे कंपनीज एक्ट में आपने देखे होंगे, जितने भी कंपनी एक्ट में जितने भी प्रोविजन होते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज पे। इनमें से कुछ जो एक्ट होते हैं वो थोड़े बहुत रिटायरमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स पे भी एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि बाकी कंपनी जैसे ऑपरेट करती हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, उसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी भी जो है उसी तरह से ऑपरेट करती है। फीचर्स की अगर बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी। अ गवर्नमेंट कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इट मींस दैट अ कंपनी कैन एक्वायर प्रॉपर्टी, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कैन sue another company by filing a suit against them in a court of law or can be sued by the other company, यानी कि अपने खुद के एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एक्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, खुद भी किसी जो है स्यू हो सकती है कोर्ट में। इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आती है या फिर किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, और वो उसके प्रोविजन से गवर्न करी जाती है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन एग्जीक्यूटिव डिसीजन इंस्टेड ऑफ अ लेजिस्लेटिव डिसीजन, यानी कि किसी एग्जीक्यूटिव डिसीजन के द्वारा इसे फॉर्म करा जाता है रादर देन अ लेजिस्लेटिव डिसीजन। मैनेजमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी नॉमिनेट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु मैनेज द कंपनी एंड इट्स एक्टिविटी, यानी कि जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट है जो वही नॉमिनेट करती है। ऑल्सो लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी आ गवर्नमेंट कंपनीज मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि बाकी अदर पब्लिक कंपनी की तरह गवर्नमेंट कंपनी भी इन्हीं एक्ट के द्वारा जो है प्रोविजंस के द्वारा ऑपरेट करी जाती है। गवर्नमेंट बाय प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है किसको करा जाता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के अंदर। द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड्स अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दीस डॉक्यूमेंट कंटेन इंफॉर्मेशंस लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, यानी कि बाकी जैसे हमने बाकी कंपनी के फॉर्म देखे जहाँ पे एक मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में सेम होता है, और इन डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफाई कराया जाता है इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे कि किस तरीके से एम्प्लॉय को अपॉइंट कराएगा और क्या ऑब्जेक्ट है कंपनी का। अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर की बात करें, अनलाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कंपनी इज फ्री फ्रॉम एन ऑडिट, बजटरी एंड अकाउंटिंग कंट्रोल, यानी कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के जैसे नहीं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनी है वो ऑडिट और बजटरी और अकाउंटिंग कंट्रोल से फ्री है, यानी कि इन पे कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं होते। हाउएवर द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू प्रेजेंट एन एनुअल रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, यानी कि साल में एक एनुअल रिपोर्ट जो है जो ऑडिटर है उसको प्रेजेंट करनी पड़ती है इस कंपनी की स्टेट लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में। फाइनेंस की बात करें, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 51% ऑफ द कैपिटल फॉर गवर्नमेंट कंपनी एंड इट कैन रेज द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, यानी कि यहाँ पे जो फाइनेंस है एटलीस्ट यहाँ पे हर सरकार का 51% तो होता ही होता है, और इससे ज्यादा भी हो सकता है कि अगर वो चाहे तो कैपिटल मार्केट से बाद में उसको ज्यादा बढ़ा भी सकती है। यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे टोटल कितने 6 फीचर्स थे। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनकॉर्पोरेशन जो होता है इसका कंपनीज एक्ट के अंदर ही आता है, मैनेजमेंट जो है उसके लिए गवर्नमेंट हायर करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्न बाय प्रोविजन एंड बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो इसके मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर से फ्री होती है, और फाइनेंसिंग जो है उसमें एटलीस्ट 51% जो है वो गवर्नमेंट होल्ड करती है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके सूटेबिलिटी की, किस टाइप ऑफ बिजनेस में सूटेबल होती है।
where government's planning and funding are required in a big project। यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट की प्लानिंग की जरूरत है और फंडिंग की जरूरत है किसी बड़े प्रोजेक्ट में, तो वहां पे गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल है। where government of the country wants to have control over a company without its nationalization in the private sector। यानी कि किसी भी गवर्नमेंट को उस देश के अगर किसी कंपनी पे कंट्रोल चाहिए तब जाके वो उस पे एक गवर्नमेंट कंपनी की तरह फॉर्म कर सकती है। लास्टली where the government of the country wants to launch an organization by the collaborating with some private organization। यानी कि जब किसी गवर्नमेंट को कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करनी है वो भी किसके साथ, किसी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके, तब इस केस में यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी जो है वो सूटेबल फॉर्म बिजनेस बन जाता है। अब बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स के भी। तो सबसे पहले मेरिट देखते हैं, इजी फॉर्मेशन। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी इजीली एस्टैब्लिश्ड बाय जस्ट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। इट मींस दैट वन डज नॉट हैव टू एक्वायर सेपरेट लीगलाइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि जो फॉर्मेशन जो होता है वो काफी आसान होता है अनलाइक बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, बिकॉज यहाँ पे एक इंडियन कंपनीज एक्ट के द्वारा जो है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करी जा सकती है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी की बात करें, देयर इज नो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। देयरफॉर अ गवर्नमेंट कंपनी में टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू देयर ओन जजमेंट एंड कैन मेक देयर इट्स एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट। यानी कि यहाँ पे जो उनके ऑटोनॉमी होती है ऑपरेशंस को लेके वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि खुद के डिसीजन जो है वो खुद ले सकती है। यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक जो है इंटरफेरेंस वो नहीं होता है। इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है गवर्नमेंट कंपनी का क्योंकि इससे खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती है जस्ट लाइक एनी अदर प्राइवेट कंपनी। Prevents unhealthy business practices. As a government company exercises major control of government on its own, the goods offered by these companies are of good quality and are sold at a reasonable price। यानी कि जो unhealthy business practices होती हैं, usually जो unethical होती हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी जो है मेजरली किसके द्वारा कंट्रोल करी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है वो अच्छी क्वालिटी की करती है। दिस मेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मार्केट एंड रिड्यूसिंग अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं इनके पास कहीं ना कहीं कंट्रोल आता है किसके, मार्केट के ऊपर, और ये अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को कम करती हैं। सोशल वेलबींग, गवर्नमेंट कंपनी फ्रीक्वेंटली पुट सोशल वेलबींग अहेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। एंड यूजुअली बाकी कंपनी अनलाइक अदर कंपनीज यहाँ पे इनका जो मेन होता है वो सोशल वेलबींग होता है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट करने के बजाय। They might give priority to creating jobs, offer basic services at reduced cost, or make investment in initiative that will benefit society as a whole, as opposed to simply shareholders। यानी कि यहाँ पे ये jobs create करती हैं, business अच्छे बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, रिड्यूस्ड कॉस्ट पे करती हैं, और इन्वेस्टमेंट करती हैं ऐसे एरियाज में जिससे कि सोसाइटी का बेनिफिट हो सके एज अ होल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्रोलॉन्ग्ड जेस्टेशन पीरियड, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज आर एबल टू लीड लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट मे नॉट बी फाइनेंशियली फीजिबल फॉर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। दीज इनिशिएटिव में सपोर्ट डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं ये स्टार्टिंग में क्या करती हैं, अपने आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसे डेवलप करती हैं जिससे कि बाद में जाके ये एक लार्ज स्केल पे जो है ऑपरेट कर सकें। अगर हम बात करें डीमेरिट्स की, गवर्नमेंट कंपनी के सबसे पहले फ्रीडम ओनली इन नेम, यानी कि वापस से क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये ओन करी जाती है, बिकॉज एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन करा जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर भी जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का वो यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि सिर्फ नाम में ऐसा हम इस कंपनी की तरह एक्ट करते हैं लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है वो लगा रहता है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहती है यहाँ पे। एज अ मेजर पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, इट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट ओनली। यानी कि यहाँ पे मेजर पार्ट किसके द्वारा ओन करा जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, तो अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही आती है, और यहाँ पे किसी भी इनके फेलियर के कारण यहाँ पे इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा इनइफेक्टिव हो जाता है। डिफीट्स द मेन पर्पस, यानी कि यहाँ पे जिनका मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो पूरा गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, as it is a major shareholder of the company. However, this feature of the government company defeats the whole purpose of registering and establishing it under the Companies Act। यानी कि इसके द्वारा क्या होता है कि यहाँ पे कंट्रोल तो होता नहीं है, बिकॉज आपका जो मेन एम है वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाता है, बिकॉज ये कंपनीज एक्ट के द्वारा करते देते हैं रजिस्टर, लेकिन फिर भी जो कंट्रोल रहता है, जो डायरेक्टिविज्म रहता है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है गवर्नमेंट कंपनीज में। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे फ्रीडम ओनली बाय नहीं होता है, यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो चलता रहता है। डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट कंपनीज मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स rather than by the economic consideration, the company performance and future survival may suffer as a result of this interference। और इस इंटरफेरेंस से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और फ्यूचर सर्वाइवल है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल लॉन्ग टर्म में सफर करता है। फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज frequently need significant financial assistance from the government either in the form of bailouts, direct subsidies or implicit guarantees। This may put a burden on public coffers and take funds away from the other necessary programs or infrastructure। यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनी जो है एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाती है, क्योंकि और टाइम टाइम में क्या चाहिए, इनको चाहिए डायरेक्ट सब्सिडीज चाहिए,
और यहाँ पे इनको बेल आउट चाहिए, सब्सिडीज चाहिए और इम्प्लिसिट गारंटी चाहिए, कहीं ना कहीं फंडिंग चाहिए होती है गवर्नमेंट से, जिस कारण से इनको इजीली वो मिल जाती है और गवर्नमेंट पे एक बोझ बन जाता है। और पॉसिबिलिटी ऑफ मोनोपोली रहती है यहाँ पे। गवर्नमेंट कंपनीज ओकेजनली माइट होल्ड ऑन अ मोनोपोली और अ डोमिनेंट पोजीशन इन देयर रिस्पेक्टिव सेक्टर। इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ कंपटीशन एंड हायर कंज्यूमर कॉस्ट में रिजल्ट फ्रॉम दिस। यानी कि कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट करने के नेचर में थी, जिस कारण से काफी ज्यादा इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है, लैक ऑफ कंपटीशन देखने को मिलता है और हायर कंज्यूमर कॉस्ट जो है वो भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने देखे, यहाँ पे 4 हमारे पास मेरिट्स थे कि यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी इजी टू फॉर्म होती है, वो ऑटोनॉमस होती है, उनका एक इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है और वो अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस को अवॉइड करती है। डिमेरिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे फ्रीडम जो है वो सिर्फ नाम में होता है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे सिर्फ किसी पे स्पेसिफिक पर्सन पे नहीं आ पाती है और जो मेन पर्पस है ओवरऑल कहना कहीं उसको ये डिफीट करता है। नेक्स्ट फॉर्म बिजनेस पे आते हैं जो कि है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो क्या होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है सबसे ज्यादा कन्वेंशनल और ओल्डेस्ट मेथड है किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी को ऑर्गेनाइज करने का। दिस बिजनेस आर एस्टैब्लिश्ड एज अ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स एंड आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट और एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री स्टाइल। यानी कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश करी जाती हैं और उन्हीं का पार्ट या फिर एक्सटेंशन माना जाता है। द गवर्नमेंट वर्क थ्रू दिस डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज दे कैरी आउट रिप्रेजेंट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स फंक्शनिंग। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी गवर्नमेंट इसके थ्रू काम करती है, जो डिपार्टमेंट काम करता है, वो कहीं ना कहीं एक इंटीग्रल पार्ट होता है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का। जिसके आप देख सकते हैं पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, रेलवे, सारे के सारे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के काम जो है अंदर आते हैं, सारे के सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस। They have not been established as a autonomous or independent institution and hence are not legal entities in this sense. They act through government officers and their employees are government employees. They are financed with the government budget. हाँ, तो यहाँ पे आप देखें जो क्या है, autonomous नहीं होती है, ना ही ये independent होती है, गवर्नमेंट का एक पार्ट ही होती है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं होती है। फाइनेंस जो है ना गवर्नमेंट बजट के द्वारा करे जाता है और ये जो है कहीं ना कहीं आती है किसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा यहाँ पे क्या क्या है, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ और डिफेंस, एटॉमिक पावर, सब के सब जो है किसके अंदर आती हैं, पीएसयू के अंदर आती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर। फीचर्स की अगर बात है, सबसे पहले फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस जो है ये डायरेक्टली जो ये फर्म्स है ये डायरेक्टली फंडेड होती है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ट्रेजरी थ्रू ईयरली अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट्स बजट, यानी कि साल में जो एक बार गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है उसी में जो कहीं ना कहीं फंडिंग दे दी जाती है। द रेवेन्यू जनरेटेड बाय दिस इज आल्सो पेड इनटू द ट्रेजरी, और जो भी रेवेन्यू ये जनरेट करती है उसको भी हम गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही डालते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिट की बात करते हैं तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होती है ये स्टैंडर्ड और बजटिंग अकाउंटिंग के द्वारा जो है उसके अंदर आती है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जितने भी होते हैं उसके अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स विद द सेम रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशनिंग एज अदर एम्प्लॉयज अंडर द गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं जिनको अपॉइंट करना होता है वो सेम रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के अंदर आते हैं बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह। द अपॉइंटमेंट आर मेड थ्रू यूनियन पब्लिक सेक्टर कमीशन, यानी कि यूनियन पब्लिक सेक्टर कमीशन यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो कराया जाता है इसके अंदर, या फिर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी के द्वारा। दे आर लेड इनटू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिशियल्स एंड सिविल सर्वेंट्स हु आर नॉट ट्रांसफरेबल फ्रॉम मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री, यानी कि जैसे आईएएस और बाकी जो सर्वेंट्स होते हैं उनको उनके द्वारा इनको लेड करा जाता है और ये ट्रांसफरेबल होते हैं मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री तक। फॉर्मेशन की बात करें तो इट इज ऑफन रिगार्डेड एज अ क्रूशियल सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री, यानी कि इसे माना जाता है कि एक सब डिवीजन है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का और एक पूरी की पूरी तरह किससे कंट्रोल करी जाती है, मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। मिनिस्टर रिस्पांसिबिलिटी, द अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंट इनिशिएटिव रेस्ट विद द मिनिस्टर इन चार्ज, यानी जो मिनिस्टर रहता है उसी के ऊपर यहाँ पे अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी होती है इस डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए। हु इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट फॉर द डिपार्टमेंट्स अफेयर। इन टर्न द मिनिस्टर डेलीगेट्स हिज पावर टू डिफरेंट or other management levels in the departmental undertaking. They are responsible to the ministry since their management reports directly to the relevant ministry, यानी कि इनका जो मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टली उस रिलेवेंट मिनिस्ट्री को जो है रिपोर्ट करता है। सूटेबिलिटी की बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, तो कहां पे इसकी जरूरत होती है, वेयर एब्सोल्यूट सीक्रेसी इज एसेंशियल, जहां पे आपको काफी ज्यादा सीक्रेसी की जरूरत है, कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरत है, सच एज इन डिफेंस प्रोडक्शन और न्यूक्लियर एनर्जी। तो डिफेंस प्रोडक्शन और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के द्वारा ही आती है ना। आपने कभी देखा होगा कि कोई प्राइवेट सेक्टर जो है वो इधर वर्क कर रहा है इसके रिगार्डिंग। वेयर एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ द क्रिटिकल इंडस्ट्री सच एज ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन, पब्लिक यूटिलिटी एटसेट्रा नेसेसरी, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल की एब्सोल्यूट कंट्रोल की जरूरत है, जैसे कि आप जैसे ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन
एजुकेशन, पब्लिक यूटिलिटीज एसेट्रा, जहाँ पे इकोनॉमिक कंट्रोल का बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि रैशनिंग और गवर्नमेंट ट्रेड एसेंशियल कमोडिटीज में, है ना, तो वहाँ पे काफी जरूरत पड़ती है। इंडस्ट्रीज वेयर द प्राइवेट सेक्टर इज अनेबल टू एंगेज ड्यू टू लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट सच एज शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, आयरन एंड स्टील एंड सो ऑन, यानी कि ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है एंटर नहीं कर पाता है, बिजनेस नहीं कर पाता, बिकॉज वहाँ पे काफी ज्यादा लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। और आखिरी है वेयर द अंडरटेकिंग विल बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू सच एज इंडियन रेलवे, यानी कि यहाँ पे जो अंडरटेकिंग है उसको एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू इस्तेमाल कराएगा, यानी कि उसका रेवेन्यू कहीं ना कहीं अर्न करके इस्तेमाल कराएगा, जैसे कि इंडियन रेलवेज। मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले मेरिट है कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पूरा का पूरा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर आती है, एज एन एक्सटेंशन देखा जाता है, ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, और ये मिनिस्ट्री का पार्ट होती है। Fair practices होती हैं, these ensure a higher degree of transparency because departmental enterprises are directly controlled with the parliament and there are less possibility for fraudulent and unfair actions, यानी कि यहाँ पे जो फेयर प्रैक्टिसेस है वो यहाँ पे डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा रहती है और डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल करा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो यहाँ पे काफी कम पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे कोई फ्रॉडलेंट या फिर अनफेयर एक्टिविटी हो सके। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है जनरेट को तुरंत के तुरंत डिपॉजिट कर दिया जाता है ट्रेजरी में, एंड सो द सर्व्स द एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, और ये एक अच्छे बड़े सोर्स की तरह सर्व करता है गवर्नमेंट को। सुटेबल बात करें, सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इट रिगार्ड टू नेशनल सिक्योरिटी दिस फॉर्म इज बेस्ट सूटेड सिंस इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द रिलेवेंट मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन मेंटेन सीक्रेट सिंस दे आर डायरेक्टली अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द रिलेवेंट मिनिस्ट्री, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि ऐसे कुछ काम जहां पे नेशनल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है तो वो काम जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के द्वारा करे जा सकते हैं, जैसे कि अब जैसे मिलिट्री हो गई एंड एटॉमिक बॉम्ब्स हो गए या फिर जो भी इंडस्ट्री और डिफरेंट वो उसके काम में आ सकती हैं। स्ट्रिक्ट ऑडिट कंट्रोल की बात करें, यहाँ पे ऑडिट कंट्रोल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। ऑडिट कंट्रोल यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के अंदर आती है तो यहाँ पे ओकेजनल यहाँ पे जो है ऑडिट कंट्रोल्स एंड और अकाउंटिंग जो है चलती रहती है। दिस फॉर्मेट वाज प्रेफर्ड फॉर द ऑपरेशन दैट यील्डेड मनी फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है ये गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं मनी यील्ड कर रही है, यानी मनी जनरेट कर रही है, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो गई एटसेट्रा। बिकॉज देयर बजट्स आर हेवीली सब्सिडाइज्ड बाय द स्टेट, मोस्ट नॉन प्रॉफिट अर्निंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज आर सिमिलरली ऑर्गेनाइज्ड आर डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, यानी काफी सारी जो यहाँ पे अंडरटेकिंग्स होती हैं वो हेवीली सब्सिडाइज होती है, यानी उनको काफी ज्यादा फंड करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और काफी सारी नॉन प्रॉफिट अर्निंग होती है ताकि जैसे कि बाकी डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज उनकी तरह। डीमेरिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है ऑपरेशंस में। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस बिकॉज डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट सफर्स फ्रॉम ऑपरेशनल रिजिडिटी, यानी कि यहाँ पे ऑपरेशनल रिजिडिटी जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल चेंजेस, रिफॉर्मेशन एंड इनोवेशन दैट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि यहाँ पे काफी मुश्किल हो जाता है फंडामेंटल चेंजेस करने के लिए, रिफॉर्मेशन लाने के लिए और इनोवेशन लाने के लिए, बिकॉज ये काफी ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। डिले इन डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन सच कंपनी are not permitted to make independent decision without the permission of the relevant ministry. This causes delays in the situation where prompt decision are necessary. यानी कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हेड होते हैं उनके पास वो पावर नहीं होती कि खुद ही इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, बिकॉज उनको परमिशन लेनी पड़ती है रिलेवेंट मिनिस्ट्री की। इस कारण से ओवरऑल डिसीजन मेकिंग काफी स्लो हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव अप्रोच, दिस एंटरप्राइजेस आर अनेबल टू टेक बेनिफिट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज दे आर नॉट अलाउड टू टेक रिस्की वेंचर्स बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ओवरली कॉशियस एंड कंजर्वेटिव, यानी कि इसकी अप्रोच जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है, काफी ऑर्थोडॉक्स होती है और ब्यूरोक्रेटिक होती है, इसलिए जिस कारण से यहाँ पे ये नए अपॉर्चुनिटीज इनिशिएटिव जो है नहीं ले सकते हैं। रेड टेपिज्म यहाँ पे देखने को काफी मिलता है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कॉजेस डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस आर आल्सो डिलेड एज अ रिजल्ट ऑफ रेड टेप एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी मैं यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन में, जिस कारण से डिसीजन मेकिंग जो है काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। इन डे टू डे ऑपरेशन देयर इज रेड टेपिज्म एंड नो एक्शन कैन बी टेकन अंटिल इट पासेस थ्रू द करेक्ट चैनल्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि एक यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म करा जाता है कि जहाँ पे डिसीजंस को करेक्ट चैनल ऑफ अथॉरिटी के थ्रू पास करना है, उसके अगर थ्रू पास नहीं करेगा तब तक वहां पे जो डिसीजन से एक्शन है उनको नहीं लिया जाएगा, जिस कारण से रेड टेपिज्म जो है वो देखने को मिलता है। Undue government interference, there is a lot of government interference, they had to take approval at every step, यानी कि यहाँ पे unnecessary government interference जो बहुत देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे इनको अप्रूवल जो है हर एक स्टेप पे देखना पड़ता है, और यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है मिनिस्ट्री के थ्रू। Insensitivity to consumer needs, departments officials rarely care about this important aspect of the business and are typically insensitive to the consumer needs, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर है उसे कंप्लीटली यहाँ पे ओवरलुक कर दिया जाता है। These organizations are frequently insensitive to customer demand and fail to deliver adequate
सर्विस, यानी कि यहाँ पे यूजुअली जो कस्टमर डिमांड होती है उससे इनसेंसिटिव होते हैं, यानी उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो मेन पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है इसको एस्टेब्लिश करने का एट द फर्स्ट प्लेस। तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर का रोल पूरे देश के विकास को संभालने से बढ़कर प्राइवेट सेक्टर के साथ आगे पूरे देश के विकास करने तक बदल गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें फ्यूके एजुकेशन ऐप को। थैंक यू।